बेटा आज हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पर एक ही सबस्ट्रेट से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिलीज होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर ध्यान दें CH3CH2Cl है, यहाँ पर KOH अल्कोहलिक लिया गया है। तो KOH अल्कोहलिक लिया गया है तो यहाँ पर Cl निकल गया और यहाँ पर CH3 से एक H निकल गया तो यहाँ पर बचा CH2 और यहाँ पर भी बचा CH2। यहाँ पर देखें CH2 लिखा गया है और यहाँ पर बन गया HCl। एल्कोहलिक KOH को डिहाइड्रो हैलोजेनेटिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पर डिहाइड्रो हैलोजेनेटिंग एजेंट लिखा गया है। डिहाइड्रो हैलोजेनेटिंग एजेंट क्या होता है? तो इट रिमूव्स HX। तो ये HX को रिमूव करने वाले एजेंट को हम लोग डिहाइड्रो हैलोजेनेटिंग एजेंट बोलते हैं। अच्छा, अब एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आपसे बात किया जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन और दूसरे को बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। जो अल्फा एलिमिनेशन होता है, ऐसे रिएक्शन में दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक ही एटम से रिलीज होते हैं। इन सच रिएक्शन टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम सेम एटम। तो एक ही एटम से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिलीज होते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CHCl3 लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CHCl3 लिखा गया है। तो अब CHCl3 लिखा गया है तो ये ध्यान दो, ये एक ही कार्बन है। तो इसी मतलब इस कार्बन पे जहाँ पर ये Cl3 जुड़ा हुआ है, ये एल्फा कार्बन है। तो अब इस एल्फा कार्बन से अगर हम लोग देखें तो इस एल्फा कार्बन से ही H भी निकलेगा और यहीं से Cl भी निकलेगा। तो एल्फा कार्बन से ही H निकलेगा और यहीं से Cl निकलेगा। तो इस तरह के मतलब ये H यहीं से निकल जाएगा, यहीं से Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा CCl2 और HCl निकल गया। तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम लोग एल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है भैया? फंक्शनल ग्रुप जो है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप निकलता है, while अदर एटम और ग्रुप इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन। तो जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्फा कार्बन से निकलता है और दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम ये बीटा कार्बन से निकलता है। ऐसे केस में दो पाई बॉन्ड, दो मतलब जो सबस्ट्रेट है इसे दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और जो इज ब्रेक्स अप एंड वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म। एक पाई बॉन्ड बनेगा कहाँ पर? बॉन्ड इज फॉर्म इन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपको एक पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपसे कहा जाए क्या चेंज आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखें, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 था तो ये sp2 में बदल गया और अगर sp2 रहा होगा तो ये sp में बदल जाएगा। ये ध्यान दें। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे CH3CH2Cl लिखा गया है। अब यहाँ पर जिस कार्बन पर Cl है इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जिस कार्बन पर Cl है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Cl को फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे और उस कार्बन को हम लोग एल्फा कार्बन बोलेंगे। तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया एल्फा कार्बन। तो एल्फा कार्बन से Cl निकल जाएगा और ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से H निकल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, जो डिहाइड्रो हैलोजेनेटिंग एजेंट है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर CH2 बन गया, यहाँ पर CH2 बन गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये ध्यान दें, यहाँ पर आपको दिखाया गया था, फिर से आपको एक बार दिखा दें। यहाँ पर समझ लें थोड़ा सा ये चीज। तो यहाँ पर ये ऐसे सबस्ट्रेट CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H है और यहाँ पर ये Cl है। हालांकि H और X दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए। तो यहाँ से अब अगर H निकाल दिया जाए एक सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से Cl निकाल दिया जाए एक सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये जो टूटा हुआ बॉन्ड है और ये टूटा हुआ बॉन्ड है, ये आपस में जुड़ के यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब ये जो बीटा एलिमिनेशन है ये तीन टाइप का होता है। बीटा एलिमिनेशन तीन टाइप का होता है। तो कौन कौन से तीन टाइप के होंगे? एक तो E1CB एलिमिनेशन होगा, दूसरा E1 एलिमिनेशन होगा और तीसरा E2 एलिमिनेशन होगा। अब E1CB एलिमिनेशन क्या है? यूनी मालिकुलर एलिमिनेशन बाई कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे।
यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट पे आप ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। रिएक्शन इज गिवन बाय, रिएक्शन कौन देगा, कैसा सबस्ट्रेट रिएक्शन देगा, तो ऐसा सबस्ट्रेट रिएक्शन देगा जिसमें कई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हों। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम एक बार थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH(F3) 2, ये CF3। तो ये जो F आप देख रहे हो, ये F इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर भी F 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो यहाँ से यहाँ पर ये H निकल जाएगा और यहाँ से F निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो CF2 डबल बॉन्ड, ये CF2 बन गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, ये हो गया। अब मैकेनिज्म की बात किया जाए तो यहाँ पर ध्यान दें, मैकेनिज्म में यहाँ पर ये स्टेप 1 में यहाँ से H निकल जाएगा, ये H यहाँ से निकल जाएगा स्टेप 1 में, और H यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर -चार्ज, H प्लस के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर -चार्ज बच जाएगा। H प्लस के रूप में बचता है तो यहाँ पर -चार्ज बच जाएगा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन हो गया, इसको कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। अब जैसे H प्लस निकला है तो ये एसिड है, और एसिड H प्लस कहीं से निकाल दो तो जो पार्ट बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेट बेस है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो F माइन, यहाँ पर ये जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम फिर से एक बार बना के आपको दिखा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं, ये ऐसी कंडीशन है। तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा ऐसे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, और ये जो F है ये से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये F यहाँ से निकल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये देखें, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद हम लोग E1 E2 रिएक्शन पे चर्चा कर रहे हैं, दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। E2 रिएक्शन का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये ध्यान दें, बाई मॉलिक्यूलर E2 मतलब यहाँ पर दो जो रिएक्शन है ये बाई मॉलिक्यूलर है। E1 है, E1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर लिखा गया है, यहाँ पर बाई मॉलिक्यूलर लिखा गया है। बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है इसका रेट डिपेंड करता है दो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। दो मॉलिक्यूल कौन है जिनके कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा, एक तो हम लोग सबस्ट्रेट कहेंगे और दूसरे को हम लोग रिएजेंट बोलेंगे। तो ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। यहाँ पर काइनेटिक्स लिखा गया है रेट के बारे में, यहाँ पर के सबस्ट्रेट लिखा गया है और रिएजेंट लिखा गया है। तो अगर यहाँ पर पावर देखें तो यहाँ पर पावर 1 हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो 1 1 और 2 हो जाएगा, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर कह रहे हैं, और ऑर्डर भी यहाँ पर 2 है। यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है एक मॉलिक्यूल के सबस्ट्रेट पर डिपेंड, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा सबस्ट्रेट। यहाँ पर रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप, यहाँ पर रिएक्शन एक स्टेप में होता है। फॉर्मेशन ऑफ बाई फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, टीएस का मतलब ट्रांजिशन स्टेट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में होता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप बाई फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन होता है। अब यहाँ पर देखें सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट मिल के दोनों ने ट्रांजिशन स्टेट बनाया। ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यहाँ पर इसको हम फिर से एक बार मिटा दें चाहे तो, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इक्वल टू हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट बदल जाएगा प्रोडक्ट में।
इसको आप रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलोगे, ये चीज रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, सबस्ट्रेट है, मतलब स्टेप 1 में ये जो सबस्ट्रेट है ये कार्बोकैटायन में बदलेगा, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन है ये बेस की प्रेजेंस में बदल जाएगा प्रोडक्ट में। ये ये पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है। यहाँ पर कंडीशन की बात की गई है। कंडीशन में सॉल्वेंट शुड बी पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर लिखा गया है, जैसे DMSO हो गया, यहाँ पर DMF हो गया, एसीटोन हो गया, एसीटोन, ये इसको क्लियर लिख दें, एसीटोन। यहाँ पर एसीटोन हो गया, ये सब पीछे पढ़ाया गया है। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, ये एसिड हो गया, ये सब, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। बेसिसिटी कंडीशन में दूसरी कंडीशन है, बेसिसिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट शुड बी हाई। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है इसकी बेसिसिटी और कंसंट्रेशन दोनों ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हाई होना चाहिए और यहाँ पर लो होना चाहिए। बेसिसिटी एंड कंसंट्रेशन शुड बी लो या लेस, ये कम होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें भैया, जैसे क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं। KOH एल्कोहलिक है, NaNH2 है, ये एल्कॉक्साइड आयन है, ये एक है, ये दूसरा है। यहाँ पर एक और छूट रहा है, ये एमीन है। यहाँ पर ध्यान दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख लिया जाए। ये अगर ये सब हैं तो रिएक्शन E2 होगा। ध्यान रखिए, E2 और SN2 कम्पिटिटिव रिएक्शन है। E2 और SN2 कम्पिटिटिव रिएक्शन है, ये एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तो अब वही सबस्ट्रेट E2 भी देता है, वही E1 भी देता है। यहाँ पर कंडीशन देखना पड़ता है। तो अगर ये जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये E2 वाले रिएजेंट हैं, ये ध्यान दें, यहाँ पर जो रिएजेंट लिखे गए हैं ये E2 वाले रिएजेंट हैं, ये E2। लेकिन इधर वाले जो रिएजेंट लिखे गए हैं ये ध्यान दें, ये E1 वाले, मतलब ये SN2 वाले हैं। तो ये अगर रिएजेंट हैं तो आपको रिएक्शन SN2 मिलेगा, ये अगर हैं तो E2 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर वाटर और हीट देखें, वाटर और हीट, एल्कोहल और हीट, एसिड और हीट, अमोनिया हीट, H2S और हीट, ये सब E2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन देंगे। अच्छा, अगर यही रिएजेंट ले रहे हो लेकिन हीट हटा दे रहे हो, यहाँ पर रिएजेंट वही है देखो ये, लेकिन हीट नहीं है, तो ये फिर SN1 रिएक्शन देंगे। यहाँ पर ध्यान दें, विद इंक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ रेट ऑफ E2 इंक्रीजेज। तो यहाँ पर अगर बेसिक स्ट्रेंथ जो रिएजेंट है, यहाँ पर रिएजेंट कर दें, विद इंक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ रिएजेंट रेट फॉर E2 इंक्रीजेज। अगर रिएजेंट का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो E2 का रेट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये आप इधर अगर देख रहे हैं तो ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यहाँ पर ध्यान दें, ये लिखा गया है रेट बढ़ रहा है। रेट बढ़ने का कारण क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। रेट आल्सो डायरेक्टली प्रश्न हो जाएगा लीविंग टेंडेंसी के, लीविंग टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी। अब यहाँ पर आयोडीन माइनस, Br माइनस या न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, Cl माइनस की लीविंग टेंडेंसी ये है, ये लीविंग टेंडेंसी का आर्डर है। तो ये लीविंग टेंडेंसी का आर्डर है तो ये आर्डर रेट का भी आर्डर हो जाएगा। अगर ये लीविंग टेंडेंसी का आर्डर है तो रेट का भी यही आर्डर हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हैं। ये ध्यान दें, रेट का भी यही आर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए,
यहाँ पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस ऑफ एल्किल ग्रुप। यहाँ पर एल्किल ग्रुप जितना ज़्यादा बल्कियर होगा, एलिमिनेशन का रेट उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी रेट सेम पॉइंट लिखा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का जो लीविंग टेंडेंसी है वो कितना ज़्यादा है, रेट उस पर डिपेंड करेगा। ये हो गया भैया। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे यहाँ पर ये सेकेंड टर्सरी सबसे ज़्यादा बल्कि होगा, फिर सेकेंडरी बल्कि होगा, फिर प्राइमरी बल्कि होगा, चाहे वो एल्किल हैलाइड हो या अल्कोहल हो। तो ये फिर टर्सरी का रेट ज़्यादा होगा प्राइमरी से, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का रेट ज़्यादा होगा प्राइमरी से। यहाँ पर भी वही बल्कीनेस पर डिपेंड कर रहा है अब एल्किल ग्रुप के। तो यहाँ पर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी आर्डर वही हो जाएगा जो यहाँ पे है। लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरीप्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब होता है कि दोनों एक ही प्लेन में हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर सच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर कंडीशन ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप शुड बी इन सेम प्लेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एंटी पेरीप्लेनर की मीनिंग आपको समझा दी गई। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर हम लोग चलें तो ये एच और Cl एक ही प्लेन में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। अब यहाँ पर इसको देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का है। ये कार्बन, यहाँ पर ये H लिखा गया है और ये CH3 लिखा गया है। ये देखो H बोल्ड लाइन से दिखाया गया है, ये देखो ये H बोल्ड लाइन से ऐसे दिखाया गया है। यहाँ पर Cl भी बोल्ड लाइन से दिखाया गया है। तो दोनों बोल्ड लाइन से हैं। यहाँ पर फिर अगले कार्बन पे H है, ये भी बोल्ड लाइन से दिखाया गया है। इसको आप अल्फा कहोगे, यहाँ पर बीटा कहोगे, यहाँ पर भी बीटा कहोगे। तो अब ये दोनों मतलब इस अल्फा के बाद वाले बीटा कार्बन पे दोनों H बोल्ड लाइन से जुड़े हुए हैं, मतलब ये Cl और H एक प्लेन में है, यहाँ पर एक प्लेन में है। इसका मतलब यहाँ से Cl अगर निकल जाए तो H नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इसका उल्ट आप देखें, यहाँ पर इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर ये H2 लिखा गया है, ये डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, और ये जो H1 लिखा गया है ये बोल्ड लाइन से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग KOH अल्कोहलिक लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो H2 है ये डॉटेड लाइन से और Cl बोल्ड लाइन से, मतलब ये दोनों अपोजिट प्लेन में है। तो यहाँ से Cl अगर निकलेगा तो यहाँ से H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि H1 क्या निकलेगा तो आप कहेंगे नहीं, H1 नहीं निकलेगा, चूंकि H1 और ये Cl दोनों सेम प्लेन में हैं। तो ये H1 नहीं निकलेगा, तो H ऐसे रह जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर ध्यान दें बेटा। अब यहाँ पर रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव। यहाँ पर रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, बल्कि स्टीरियो सिलेक्टिव न कह के बोल दिया जाए, स्टीरियो स्पेसिफिक कह दिया जाए। स्टीरियो स्पेसिफिक, सिलेक्टिव वर्ड उतना सही नहीं होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट रिएक्टेंट से स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिले। और यहाँ पर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, यहाँ पर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, यहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये E1 हो गया, मैथ एग्जाम्पल E1 CH3 यहाँ पर ये ध्यान दें, ये टर्सरी है। यहाँ से OH निकल गया, H2SO4, ये हीट। यहाँ पर OH अल्फा कार्बन से निकल गया, ये अल्फा कार्बन से OH, और ये अल्फा नहीं बल्कि ये बीटा यहाँ पर होना चाहिए था, ये अल्फा नहीं, यहाँ पे बीटा होना चाहिए था। तो ये बीटा कार्बन से H निकल गया, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C हो गया, और ये जो एक नीचे CH3 था उसको यहाँ पर दिखा दिए, बाकी ऊपर वाला CH3 वैसे रह गया। मैकेनिज्म में H2SO4 है, पहले ये एसिड है तो H प्लस में डिसोसिएट होगा और ये फिर HSO4 माइनस बनाएगा। अब यहाँ पर स्टेप 1 की बात करें तो ये जो H2SO4 से H प्लस निकला है, ये लोन पेयर, इसको ऑक्सीजन अपना ये लोन पेयर दे देगा, तो
तो ये जब लोन पेयर H प्लस को ऑक्सीजन दे दिया तो यहाँ पर H जुड़ गया ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। अब ये ध्यान दो, यहाँ से अगर ये निकलता तो OH माइनस निकलता और यहाँ से H2O निकलेगा, तो OH माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ H2O से ज़्यादा है। तो OH माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ H2O से ज़्यादा है, इसका मतलब OH माइनस की लीविंग टेंडेंसी कम है और H2O की लीविंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए H2O अब आसानी से निकल गया और ये कार्बोकैटायन में बदल गया, जिसको आप रिएक्शन इंटरमीडिएट कह रहे हो। स्टेप 2 में अब HSO4 माइनस वीक बेस है, H2SO4 स्ट्रांग एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वीक बेस होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे H प्लस को दे देगा, H प्लस को दे देगा, तो यहाँ पर H को दे देगा, तो H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़कर निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ये अब E2 का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पर E2 में ये CH3 CH2Cl है, यहाँ पर KOH एल्कोहलिक है, CH2 बन गया। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा, ये KOH एल्कोहलिक है, पहले K प्लस OH माइनस में टूटेगा, यहाँ पर CH3 CH2OH लिया ही गया है, तो ये OH नहीं बल्कि ये Cl होना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया था यहाँ पे, तो OH नहीं बल्कि ये Cl होना चाहिए, तो यहाँ पर Cl लिख देते हैं। अब ये OH माइनस यहाँ पर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो ऐसे, यहाँ ये जो कार्बन है इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन के H को, तो ये OH जब अपना इलेक्ट्रॉन इस H को देगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फार्म होने लगेगा धीरे धीरे, और H की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो धीरे धीरे कार्बन की साइड में जाने लगेगी, तो बॉन्ड टूटने लगेगा और कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देने लगेगा, तो यहाँ पर फिर से बॉन्ड धीरे धीरे ये फार्म होने लगेगा, और यहाँ पर जब ये कार्बन बॉन्ड बनने लगेगा तो ये Cl और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे टूटने लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये बॉन्ड जैसे फार्म हुआ वैसे ये बॉन्ड टूट गया, और जैसे बॉन्ड टूटा वैसे यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे बॉन्ड बना वैसे ये बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गया भैया, तो ये हो गया E2 और E1 मैकेनिज्म। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा नोट करके बताना चाहेंगे, यहाँ पर नोट करके, यहाँ पर क्लियर बाउंड्री नहीं है कि ये सबस्ट्रेट जो है ये एलिमिनेशन देगा या सब्स्टिट्यूशन देगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये जो E1 है, E1 ये कम्पटेटिव रिएक्शन है SN1 का, और E2 कम्पटेटिव रिएक्शन है SN2 का। आप देखें मोस्टली वही कंडीशन लिखी भी गई थी, E1 और E2 वाली, मतलब जो SN1 और SN2 वाली थी वही E1 और E2 में भी लिखी गई है। तो यहाँ पर ये E1 है, SN1 है, E2 है, SN2 है, ये हम लोग पहले तो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन SN, ये यहाँ पर ध्यान दें, पहले ये चीज डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप पर, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप पर। अगर टर्सरी है, यहाँ पर ध्यान दें, टर्सरी है, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये चाहे RX हो चाहे एल्कोहल हो, ये RX ले सकते हो या एल्कोहल ले सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए टर्सरी वाले से कि आप क्या देना पसंद करोगे, तो ये एलिमिनेशन बताएगा, ये प्राइमरी वाला बताएगा सब्स्टिट्यूशन बताएगा, सेकेंडरी वाला एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों बताएगा, लेकिन जो एलिमिनेशन है वो मेजर होगा, मतलब ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर होगा, सब्स्टिट्यूटेड माइनर होगा। तो एक हो गया नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप पर। दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ,
यहाँ पर हाई बेसिक स्ट्रेंथ एलिमिनेशन, लो बेसिक स्ट्रेंथ सब्स्टिट्यूशन जाएगा। तीसरा हो जाएगा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन। तो पहले तो आप ये जानो कि जो रिएक्शन हो रहा है वो एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर ध्यान दो, इवन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर इवन, यहाँ पर जो रिएजेंट है प्लस हीट लेना पड़ेगा, प्लस हीट, और यहाँ पर केवल रिएजेंट होगा, हीट नहीं होगा। जैसे वाटर हीट, एल्कोहल हीट, अमोनिया हीट, H2S हीट, एसिटिक एसिड हीट। ये यहाँ पर यही हीट हटा दो, H2O, एल्कोहल, यहाँ पर अमोनिया, यहाँ पर H2S, यहाँ पर एसिटिक एसिड, यहाँ पर E2 और E1, SN2। यहाँ पर हाई बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर हाई बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी, हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी। यहाँ पर KOH अल्कोहलिक, NaNH2, C2H5O-, यहाँ पर ट्राई टर्सरी ब्यूटाक्साइड, ये हो जाएगा, सॉरी टर्सरी ब्यूटाक्साइड। यहाँ पर ये टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन हो जाएगा। ये C2H5 होल थ्राइस N, और यहाँ पर I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, SCN माइनस, OH माइनस, HS माइनस हो जाएंगे। तो अगर ये रिएजेंट दिख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है E2 की, ये दिख रहे हैं तो SN2 की, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड भी होगा, ये चीज़ें। तो इन कुछ चीज़ों से हम लोग डिसाइड करते हैं कि E1 होगा या SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा, SN होगा या SN2 होगा। तो ये चीज़ हो गया भैया। अब थोड़ा सा देखते हैं
if compound has more than one beta carbon with same hybridization, then elimination may occur according to Set-Jeff or Half-Man rule. According to Set-Jeff और हाफमैन रूल। यहाँ पर सेट-जेफ रूल। more substituted product are alkene is major product. More substituted product is are alkene is major product, i.e. hydrogen is eliminated from that carbon which has minimum number of hydrogen। यहाँ पर ध्यान दें, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर CH3 CH2 CHCl CH3, यहाँ पर एल्कोहलिक, ये अल्फा, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। तो हाइड्रोजन वहां से निकलना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो बीटा 1 पे हाइड्रोजन कम है। लेकिन एक ध्यान दो, निकलेगा तो हर जगह से। अब ये अलग बात है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बने या कम बने, ये मेजर हो गया और ये माइनर, ये चीज। यहाँ पर ध्यान दो, ये CH, ऐसे अगर देखा जाए ये CH डबल बॉन्ड CH है, तो वास्तव में सबसे जो सिंपलेस्ट एल्कीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो अब यहाँ से अगर एक H हटा के कुछ यहाँ पर जोड़ दिया जाए, एक H यहाँ से हटा के कुछ जोड़ दिया जाए, तो ये सब्स्टिट्यूशन ही तो माना जाएगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन, एक CH3 और एक 2 CH3। यहाँ पर ये ध्यान दो, ये अगर हम लोग इसको एल्कीन बोल दें तो एल्कीन में सबसे सरल एल्कीन जो CH2 होना चाहिए, तो ये तो CH2 है, लेकिन यहाँ पर एक H CH3 और CH2 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा सेट-जेफ। चलो भैया, हाफमैन प्रोडक्ट। हाफमैन रूल। Less substituted alkene is major product, i.e. hydrogen is eliminated
from that carbon which has maximum hydrogen. ये माइनर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये अगर देखा जाए तो ये, अरे ये बीटा 1 हो गया और बीटा 2 पर हाइड्रोजन जाता है, यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और जब बीटा 1 से निकलेगा तो माइनर प्रोडक्ट होगा। नोट करके आपको बता दें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट obtained is always equal to number of different बीटा कार्बन। ये हो जाएगा। दूसरा, E1CB reaction follow Huffman E1 reaction follow set rule। E2 में अगर according to Sergev और हाफमैन। अब फिर समस्या आ जाएगी कि हम लोग सेटअप जानेंगे और कब हाफमैन जानेंगे। तो हाफमैन rule is only in following 4 conditions। Huffman rule is obeyed only in following 4 conditions। अब यहाँ से चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं।